हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि आपको पता चल गया है कि हमारे 2:02 हो चुके हैं और आपके बीच हम आ चुके हैं क्लास को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। फिर देखते हैं क्लास को और देखते हैं आगे के पॉइंटों को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर की काल की हमारी जो जानकारी रहती है वो हमारी सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके अंदर शुंग वंश। तो आइए हम आज शुंग वंश को शुरू करेंगे। आप अपना पॉइंट कर सकते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे पहले वंश के बारे में, जिसे कहते हैं शुंग वंश। ये वही शुंग वंश है जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ जो पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है, जिसे कहते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की जो स्थापना करी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। पुष्यमित्र शुंग ने जो हमारा मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसे कहते हैं जो बृहद्रथ को ही मारकर पुष्यमित्र शुंग ने अगले वंश की स्थापना करी, जिसे कहते हैं शुंग वंश। तो आइए हम देख लेते हैं वन बाय वन सभी पॉइंटों को, और सभी के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और इसने अपनी राजधानी बनाई। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा। विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया पुष्यमित्र शुंग ने। और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वंश है जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है? तो यह प्रथम ब्राह्मण वंश। पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है कौन सा? जिसे कहते हैं शुंग वंश। और शुंग वंश के अंदर ही बताया गया कि इसके अंदर क्या हुआ था। इसके अंदर योग जो हमारे पतंजलि हैं, पतंजलि का महाभाष्य जो है उसकी जो जानकारी हमें मिली है, और इसके अंदर जो भी यज्ञ करने की जानकारी मिली है जो हमें इसी वंश से मिली है, पुष्यमित्र वंश के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा जो पतंजलि है, पतंजलि का महाभाष्य इसी समय लिखा गया। पतंजलि का महाभाष्य इसी समय लिखा गया था, और इसमें जो बात की है, और इसके अंदर महाभाष्य में बात की योग की। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा वंश है जिसके अंदर योग की बात की गई है। योग के बारे में बताया गया कि इसके अंदर पतंजलि के महाभाष्य में। आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और आपसे ये जानकारी पूछी जाती है, और आपसे पूछा जाएगा कि वह एकमात्र शासक कौन है जिसने बौद्ध धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी जो हमारा पिछला वंश चल रहा था, जिसे कहते हैं मौर्य वंश में कुछ राजाओं ने नुकसान किया और कुछ ने फायदा किया। लेकिन लास्ट में जब अशोक आया तो अशोक ने क्या किया था? तो अशोक ने जगह जगह स्तूप बनाए, जगह जगह निर्माण कराए, और बहुत सारे स्तंभ बनाए, बहुत सारे जिसे कहते हैं शिलालेख बनाए थे, जो मैंने आपको लिखवाए थे कल की क्लास में। इन्हें बनवाया। लेकिन जब हमारी बात आई जिसे कहते हैं पुष्यमित्र शुंग, तो ऐसे माना जाता है यह बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है क्योंकि इसने लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया था। और इसी शुंग वंश से जानकारी मिलती है हमें इसी शुंग वंश से जानकारी मिलती है संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में जानकारी
संस्कृत के बारे में, यानी संस्कृत का विकास कहाँ से हुआ था, तो इसी वंश से हुआ हमारा, जिसे कहते हैं संस्कृत भाषा का विकास। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि हमें एक बार इसे लिखवाना भूल गया कि ये हमारा जो चला था, ये वंश हमारा चला था लगभग, जिसे कहते हैं 185 से लगभग हमारा चला, ये जो वंश है हमारा लगभग 185 से 185 में हमारा संघ समाप्त हुआ, जिसे कहते हैं मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ, भद्रथ को मारकर ही कौन शासक बना था, पुष्यमित्र सिंह। तो ये चला हमारा 185 बीसी से लगभग 72 बीसी तक के शासन को हम क्या कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। वैसे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पूछा भी जाता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का विनाशक किसे कहा जाता है, और संस्कृत भाषा का भी विकास कब हुआ था, तो इसी के काल में हुआ था संस्कृत भाषा का विकास। और यह एकमात्र शासक है जिसने हिंदू यूनानियों को हराया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वह एकमात्र शासक कौन था जिनने हिंदू यूनानियों को हराया था, तो हिंदू यूनानियों, यानी आपसे पूछा जाएगा किसके शासन में, इसी के शासन में हिंदू यूनानियों का आक्रमण। हिंदू यूनानियों का आक्रमण हुआ, मगर क्या हुआ कि इसने क्या किया, पुष्यमित्र सिंह ने इन्हें हराया। पुष्यमित्र सिंह ने इन्हें हराया था और बड़ी बुरी तरह से हराकर इन्हें वापस भेज दिया। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा शासक है जिसने हिंदू यूनानियों को भी हरा दिया था, वह कौन है, ब्राह्मण वंश का ही शासक माना जाता है, जिसे कहते हैं पुष्यमित्र सिंह। तो आप इन जानकारी को नोट करें। इसके बाद बढ़ते हैं, इसका उत्तराधिकारी को हुआ जिसे कहते हैं अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग जो हुआ करता था वह बौद्ध धर्म को माना करता था। उसने कई जगह पर कुछ इमारतें बनवाई, पहले आप इसे लिखें, उसके बाद में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। या नीचे जगह हो तो हम लिख सकते हैं, आपका एक ही पेज पा जाएगा। इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र था अग्निमित्र। और अग्निमित्र शुंग वो अगला उत्तराधिकारी बना, और इसने क्या किया, तो यह बौद्ध धर्म का समर्थक था, बौद्ध धर्म का समर्थक। क्योंकि एक बुक है जिसे क्या, एक उपन्यास है कालिदास का जिसे कहते हैं महाबलीपुरम। तो आप इसे पूछा जाएगा कि एक उपन्यास है मालविका मित्रम। मालविका मित्रम के अंदर बताया है, कालिदास का एक उपन्यास है मालविका मित्रम, इसके अंदर बताया है कि बौद्ध धर्म का समर्थक था। और ये किसका उपन्यास है आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं कालिदास का उपन्यास मालविका मित्रम। इसके बारे में जो जानकारी मिली है हमें अग्निमित्र शुंग के बारे में, वो यहीं से मिली है। और इसमें बताया कि यह बौद्ध धर्म का समर्थक था, क्योंकि इसी ने कराया था एक अभिलेख जिसे कहते हैं अभिलेख, जिसे कहते हैं सांची का स्तूप। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, सांची के स्तूप की मरम्मत। सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी किसने, सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी जिसे कहते हैं अग्निमित्र शुंग ने। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं देवभूति। तो आप लिख लें अंतिम शासक देवभूति। और इसी देवभूति को मारकर किसने मारा था, तो इसी देवभूति को मारकर वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसे कहते हैं कर्ण वंश। तो आइए अगले पॉइंट को हम लिख लेते हैं। कर्ण वंश हमारा छोटा सा है, क्योंकि इसे हम शासक ही शासक लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई इंपोर्टेंट चीज होती नहीं है।
तो यहां लिख लें आप कण्व वंश, कण्व वंश। और ये हमारा कब से कब तक चलेगा, तो ये कुछ समय तक रहा था सिर्फ, जिसे कहते हैं 72 से लगभग 32 BC तक ये चला। तो आप इसे देख सकते हैं 72 से, सॉरी 32 नहीं 28 है, 28 BC तक इसका शासन रहा है। और इसका जो शासक माना जाता है, जिसने इसकी स्थापना करी, यानी देवभूति को मारकर किसने स्थापना करी थी, तो देवभूति को मारा किसने, वासुदेव ने। तो आपसे पूछा जाएगा इस वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक था वासुदेव, और इस वंश का संस्थापक था वासुदेव। और वासुदेव को किसने मारा था, तो वासुदेव को किसने मारा था, तो वासुदेव को सिमुक ने मारा। और सॉरी सिमुक ने नहीं, क्योंकि इसने तो स्थापना करी थी। और आपसे पूछा जाएगा इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सिर्फ शासकों के बारे में लिख दें, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा किसने स्थापना करी थी और किसने देवभूति को मारा था, ये पूछा जा सकता है। बाकी इस जगह से और पॉइंट सिर्फ आपको ये चीज पूछी जाएगी कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। और इसी सुशर्मा का ही सेनापति हुआ करता था, इसी सुशर्मा का सेनापति था कौन, जिसे कहते हैं सिमुक। तो आप समझ चुके होंगे सिमुक के बारे में। और ये वही सिमुक है जिसने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। तो आइए हम पढ़ेंगे अब आंध्र सातवाहन वंश। तो एक बार नोट कर ले, आंध्र सातवाहन वंश को हम देखते हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं अगले पॉइंट को। अगला आता है हमारा नेक्स्ट वंश, जिसे कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो आप अपना हेडिंग बना लें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। आपको फिर बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि एक पेट क्लास चल रही हो, यानी कि आपके पैसे लेके जो पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, उतारने का टाइम भी देता हूं, समझाता भी हूं और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूं। तो आप शेयर जरूर करते रहा करें। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हमारी वीडियो सभी तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका फर्ज है कि इसे सभी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आप समझ सकते हैं। तो आप शेयर जरूर करते रहा करें। तो आइए देख लेते हैं आंध्र सातवाहन वंश को। आंध्र सातवाहन वंश, तो आइए हम देख लेते हैं और इसका मतलब भी बताऊंगा कि आंध्र क्यों कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश, और ये हमारा रहा है लगभग 28 BC से। हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट तो उसे, क्योंकि ये सिर्फ मानी गई है। उस टाइम पे कोई व्यक्ति अभी तक बचे नहीं है। आप जानते हैं कि आपके बारे में, आप तो इतने समझदार तो खुद ही हैं। तो ये रहा हमारा 3री शताब्दी तक, शताब्दी तक रहा ये। तो आप इसे देखेंगे, ये क्या हो गया, तो आप इसे देख सकते हैं। शताब्दी भी गलत लिख गया क्या, बड़ी की मात्रा लेंगे क्या, अरे लिख लें ऐसी, कोई हिंदी तो थोड़ी हो रही है यहाँ। चलिए बढ़ते हैं, या हमें सिर्फ पॉइंटों को समझना है। हिंदी थोड़ी खराब है इसकी, मुझे लग रहा है गलत है। शताब्दी में बड़ी की मात्रा आएगी, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इसे देख लें। आंध्र सातवाहन वंश की, जैसे मैंने अभी बताया कि कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसे कहते हैं हम सिमुक, सॉरी सुशर्मा। सुशर्मा ने ही हत्या कर दी, किसकी, सुशर्मा की हत्या कर दी किसने, सिमुक ने।
तो इसका संस्थापक कौन माना जाएगा? तो इसका संस्थापक था सिमुक। सिमुक ने ही स्थापना करी थी किसकी? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो सिमुक ने स्थापना करी थी और इसने अपनी राजधानी को बनाया। राजधानी पूछी जाएगी क्योंकि एग्जामों के अंदर राजधानी पूछी जाती है। इसने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। सिमुक ने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। और आपसे पूछा जाएगा इस वंश के अंदर जो सबसे महानतम शासक माना जाता है, तो सबसे महान था सबसे महान शासक था सातकर्णी। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सातकर्णी के बारे में, क्योंकि महानतम शासक था। महान के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो ये कैसवा शासक था? तो 23वां शासक हुआ करता था। आंध्र शासवाहन वंश का ही 23वां शासक कौन था? तो सातकर्णी ही था। आपसे पूछा जाएगा कि सातकर्णी ही था। आइए देख लेते हैं। इसके बाद आपसे ये जानकारी पूछी जाएगी कि सातकर्णी ने शुरू की थी नाम से पहले मां का नाम लगाने की प्रथा। नाम से पहले मां का नाम लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो नाम से पहले मां का नाम लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? सातकर्णी ने ही की थी। यह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक पॉइंट और पूछा जाता है इससे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के, ये ध्यान रखना है, शीशे के या कांसे के, सोने के सिक्के भी चलवाए थे इन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाएगा, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चलवाए, यानी सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? सातकर्णी ने चलवाए थे। आपसे एक पॉइंट में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने चलवाए? तो सातवाहनों ने। उसमें भी अगर पूछा जाए तो किसने? सातकर्णी ने। आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। और इनका जो पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, माता से पहले इन्होंने अपना नाम लगाने की प्रथा शुरू की थी, तो इनका नाम क्या हुआ? गौतमी, क्योंकि ये गौतमी के पुत्र थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप इनका ध्यान रखेंगे। ये हमारा इससे रिलेटिव पॉइंट है। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा। इसी से इसके बाद अगला पॉइंट आएगा। एक और व्यक्ति है जिसे कहते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो आपसे पूछा जाएगा अंतिम शासक, या आप देखें कि इसमें कोई और पॉइंट रह गया तो और पॉइंटों को मैं देख लेता हूं। पहले मैं आपको व्यक्तियों के बारे में लिखवा देता हूं, और अगर अन्य पॉइंट बचता है तो मैं उन्हें भी लिखवाऊंगा। पहले आप लिख लें, अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक था वशिष्ठी पुत्र पुलमवी। तो ये था वशिष्ठी पुत्र पुलमवी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा, ये इसीलिए मैंने आपको लिखवाया क्योंकि यहां पर आंध्र नाम आया है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम आंध्र सम्राट। प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता था। प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को कहा गया। तो इस पॉइंट को आप बड़ी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा गया पॉइंट है। तो आप इसे नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट आता है हमारा कुछ अन्य प्रथाएं जो सातवाहनों ने चलवाई थी। आइए कुछ देखते हैं अन्य पॉइंट, अन्य तथ्य लिख सकते हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, एक प्रथा चलती थी जिसे कहते थे चारलोका चैत्य, यानी चारलोका चैत्य, यानी आपसे पूछा जाएगा कि चैत्य प्रथा
की शुरुआत, चैत्य प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो इन्होंने ही। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग, प्राकृत भाषा का प्रयोग क्या करते थे? कौन? जिसे कहते हैं सातवाहन। और सातवाहनों ने और क्या चलवाए थे? तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के भी चलवाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्के चलवाए थे किसके? तो वो शीशे के थे। और जो सर्वाधिक सोने के चलवाए थे वो कुषाणों ने चलवाए थे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसका ध्यान रखेंगे इन पॉइंटों का। इसके बाद आता है एक और, जिसे कहते हैं चैत्य प्रथा शुरुआत की थी। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी चैत्य प्रथाएं थी। एक तो आता है कार्ले का चैत्य, और दूसरा आता है भाजे का चैत्य। चैत्य का मतलब होता है चित्र, यानी कार्लो का चित्र और भाजे का चित्र जो बनवाया था वो इन्होंने ही बनवाया था। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जो है ये आज का जो पॉइंट है ये समाप्त हो चुका है। तो ये हमारी आज की क्लास यहीं रुकेगी। कल हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में हुए आक्रमणों के बारे में। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।